हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 11 अटेंड करेंगे। और आज का हम लोगों का टॉपिक होगा फिल इन द ब्लैंक, जो कि हम सभी पार्ट 1 में आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम के पॉइंट को देखते हुए किया गया है आपके लिए। और आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जो है टॉपिक ग्रामर का पढ़ते हैं, चाहे वो वॉइस हो, टेंस हो, नरेशन हो, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो, प्रोनाउन हो, नाउन हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो उन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरऑल मिसलेनियस टॉपिक्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप मेरे साथ आंसर देते रहिएगा और बच्चों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका क्लास लाइव लेना और तुरंत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर किसी क्वेश्चन में, तो जो है जो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपकी बहुत मदद करता है किसी चीज़ को समझने में। चलेंगे हम सभी पहले क्वेश्चन की तरफ। यू कैन लॉस वॉट यू। अब यहाँ पर देखिए एक जो है खाली स्पेस है, इसमें आपको भरना है वंस हैड, ऑलवेज हैड, नेवर हैड या हैव हैड। तो यहाँ पर आपको बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप क्या करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वो आप वह चीज़ कभी लॉस नहीं कर सकते जो आपके पास कभी रहा ही ना हो, एक बार रहा हो, हमेशा रहा हो, या हैव यानी कि सिर्फ रहा हो। तो आपको ध्यान है यहाँ पे तात्पर्य ये है यू कैन लॉस नॉट लॉस व्हाट यू, तो नेवर हैड मतलब जो आपके पास कभी था ही नहीं उसको आप कैसे खो सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो आप देखिए अगर आप वंस करेंगे तो एक बार, और ऑलवेज करेंगे तो भी नहीं होगा। यहाँ नेवर मतलब जो चीज़ आपके पास कभी है ही नहीं या था ही नहीं वो आप कैसे खो सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझे होंगे कि क्वेश्चन नंबर ए में सी ऑप्शन ही करेक्ट क्यों होगा। चलिएगा फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। वी शुड गो अबाउट। अब आपको बताना पड़ेगा ब्लैंक स्पेस में डू भरें कि डूइंग भरें, डिड भरें या नन डन भरें। तो आपको देखिएगा मोर गुड देन हार्म। वी शुड गो अबाउट डू मोर गुड देन हार्म्स या डूइंग मोर गुड देन हार्म्स या डिड या डन। तो बस आपको हिंट देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा हिंट है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। यस, यू ऑल आर राइट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट वी कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और वी कैन से जीरंड। ओके, तो यहाँ पर हम सभी जान रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रीपोजिशन मिल जाता है तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हम सभी आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ डू ऑप्शन, डिड ऑप्शन, डन ऑप्शन नहीं होगा। ओके, बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। अब आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बोल रहा है गेस्ट हैव अराइव्ड, गेस्ट हैज़ अराइव्ड या गेस्ट इज अराइविंग या गेस्ट हैड अराइव्ड। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। कह रहा है जब मैं जो है हम घर पहुँचे पिछले शाम को तो क्या हुआ था, हमने देखा कि मेहमान आ चुके थे, ना कि आ चुके हैं, क्योंकि पहले क्लास में आप सभी देख पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है तो बाकी तीनों ऑप्शन आपका प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों आप सभी का बिल्कुल सही डी ऑप्शन करेक्ट है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप कंजक्शन कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं, वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में भी ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो व्हेन वी गॉट होम आप देख पा रहे हैं पास्ट की बात हो रही है तो डी ऑप्शन में ही पास्ट है, बाकी में प्रेजेंट है तो आप देख पा रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो चलिएगा बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है। आपके आंसर्स हमें ऊर्जा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। हेमलेट वांटेड टू, फिर है द डेथ ऑफ हिज फादर हु वॉज ट्रिचरियसली किल्ड बाय हिज मदर्स लवर। यहाँ पे मदर्स में अपॉस्ट्रॉफी एस होना चाहिए था। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक रचना की कहानी है कि हेमलेट अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो है उसकी माता के लवर ने, यानी कह सकते हैं उसके ही अपने चाचा ने, जिससे उसकी माँ ने जो है पति की मृत्यु के बाद शादी कर लिया था, तो उसको जो है इसी वजह से वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। तो यहाँ पर आपको रिवेंज करेक्ट होगा, फॉरगिव होगा या फिर अवेंज होगा या रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ अवेंज होना चाहिए था, तो आपका रिवेंज अवेंज एक ऑप्शन आपका अवेंज होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए रिवेंज मीन्स आप जानते हैं किसी का बदला कोई और ले, उसके लिए रिवेंज वर्ड यूज़ होता है। अपना बदला स्वयं लेना या अपने साथ किए गए अन्याय का बदला स्वयं लेना, उसके लिए अवेंज यूज़ होता है। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। रिफ्लेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव उस पर ही पड़ना। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान कर लीजिएगा, अवेंज ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में अवेंज लिखा था, ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी कि हम सभी जान रहे हैं कि अवेंज और रिवेंज में क्या अंतर है। अवेंज का प्रयोग हम सभी करते हैं स्वयं का बदला लेने के लिए, और रिवेंज का प्रयोग हम सब करते हैं किसी और का बदला लेने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। आवर फ्लाइट वाज, अब देखिएगा फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। यहाँ बताइएगा शिफ्टेड, डाइवर्टेड, टर्न ऑफ या टर्न ओवर, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेक्शन करेंगे आप बताइए। अपना प्रश्न है आवर फ्लाइट वॉज फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट, तो शिफ्टेड होगा या डाइवर्टेड होगा या टर्न ऑफ होगा या टर्न ओवर होगा। तो बच्चों हम सभी जानते हैं ना कि जब फ्लाइट को शिफ्ट नहीं किया जाता, टर्न ऑफ नहीं किया जाता, टर्न ओवर भी नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। रूट डाइवर्जन आपने सुना है ना, यानी कि रास्ता मोड़ देना। ठीक है, तो बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। आवर फ्लाइट वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम जयपुर टू आगरा, मतलब जयपुर से आगरा की तरफ हमारे जो है फ्लाइट को क्या डाइवर्ट कर दिया गया, शिफ्ट नहीं होगा। टर्न ऑफ मतलब बंद करना, टर्न ओवर मतलब जो है किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना, तो माल वगैरह का टर्नओवर होता है, गुड्स का, ना कि फ्लाइट का। ठीक है, तो आई होप सब बच्चे समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द प्रेजेंट बोर्ड इज नॉट सो पावरफुल सो द प्रीवियस वन, मोर पावरफुल एज द प्रीवियस वन, एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, या एज पावरफुल एंड द प्रीवियस वन, इसको बताइएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली बच्चों किस पर बेस्ड है, तो एडजेक्टिव पर बेस्ड है, और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का जो है जिक्र होगा। इसका मतलब एज, पावरफुल, एज। ठीक है, बहुत आसान है ना, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। और हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास किसकी की थी, एडजेक्टिव की ही की थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो पावरफुल सो नहीं होता, सो एडजेक्टिव एज होता है, मोर के साथ एज आता नहीं, एज के साथ एंड नहीं आता। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि सी ही क्यों करेक्ट होगा। तो आप सभी लोग भी जो है एकदम ये करेक्ट आंसर था आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। आफ्टर द वार द बैटल फील्ड वॉज, फिर है लिटरिंग विथ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है लाश या शव, फिर है लिटर्ड, और है बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। इसमें बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि युद्ध के बाद बैटल फील्ड लाशों से जल रहा था, लाशों से सुलग रहा था। तो बताइएगा वॉज के बाद आप जान रहे हैं ना कि क्या होता है, तो खुद तो सुलगता नहीं है, मतलब जब आप जानते हैं ना कि कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो नेचुरल ही मतलब प्रोसेस में करती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो नेचुरल न होती तो हैं लेकिन मनुष्य उनको काम करवाता है। तो लाश खुद तो सुलगेगी नहीं, मनुष्य के द्वारा ही तो उसको जलाई जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पैसिव वॉइस है, देखने में आपको ए ऑप्शन करेक्ट लगेगा, बट बच्चों आपको जानना होगा कि यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लाशों से जलाई जा रही थी बैटल फील्ड, मतलब बैटल फील्ड में लाशें जल रही थी, ना कि मतलब जो है
स्वयं से, मनुष्य द्वारा काम किया जाता है तो पैसिव वॉइस में होता है। ओके, और अगर ये करते हैं तब तो ये, जैसे आई एम डूइंग, जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, यू आर अटेंडिंग द क्लास, समझ पा रहे हैं ना, काम जारी है। लेकिन अगर कहा जाए कि आपको पढ़ाया जा रहा है तो यू आर बीइंग टॉट, तो आपको पढ़ाया जा रहा है तो किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से, ठीक है, 7 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आई विल हैव टू योर ओपिनियन इन दिस मैटर, रिलाइंग ऑन, रिलाई ऑन, रिलाई इन, रिलाई टू। रिलाई ऑन और रिलाई अपॉन होता है बच्चों, इसको जान लीजिएगा। ये जो है ऑन और अपॉन, ये दोनों जो है, इसका दोनों का मतलब होता है निर्भर होना, ठीक है, पर निर्भर होना। तो यहाँ पे कह रहा है इस मैटर में आपकी राय पर हमें निर्भर होना पड़ेगा, बी ऑप्शन, रिलाई ऑन, रिलाई अपॉन, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन की तरह काम करता है ये। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ईच पर्सन हैड टू, फिर अ कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले, असाइन हिमसेल्फ, असाइंड हिमसेल्फ, असाइन हरसेल्फ, असाइन देमसेल्व्स। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असाइन हिमसेल्फ, असाइन हिमसेल्फ में ईडी और हर सेल्फ या देम सेल्फ। तो आपको ध्यान है ना, ईच को ध्यान रखिएगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। आंसर करिए बच्चों, आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, असाइन हिमसेल्फ, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, देखिएगा ईच पर्सन, तो आपको याद है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ये कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो आने वाले अपने नाउन को ध्यान में नहीं रखते हुए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ जो सिंगुलर जो है नाउन या प्रोनाउन आता है, अगर ऑफ द ना लगा हो तो ये हमेशा मैन को प्रेफरेंस देते हुए जब जेंडर का जिक्र ना हो तो दिया जाता है। तो पर्सन मतलब हिम सेल्फ, आप समझ पा रहे हैं ना, हर सेल्फ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द मैन, फिर कह रहा है आस्क्ड नॉट टू, फिर है वाइल द एनिमी एडवांस्ड, वॉज, मैन वॉज आस्क्ड नॉट टू रिट्रीट, या मैन वर रिट्रीट, या मैन वॉज रिट्रीटिंग, फिर है वर रिट्रीटिंग। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखिए, मैन का प्लूरल मैन होता है और वो मैन का प्लूरल वो मैन होता है, वीमेन। तो यहाँ पर जब ये प्लूरल है तो आप देख पा रहे हैं वॉज नहीं होगा और वॉज यहाँ सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो या तो आप देखेंगे बी होगा या तो डी होगा। तो आप अगर इसको वर्क करते हैं तो अब यहाँ पे रिट्रीट और रिट्रीटिंग में आप कंफ्यूज हुए, तो आपको याद है मैंने बताया था 2 के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो बी ऑप्शन जिन भी बच्चों का करेक्ट है वे सभी लोग करेक्ट हैं। ओके, आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, वुड यू माइंड द सूटकेस सर, ओपन, ओपेंड, टू ओपन, ओपनिंग। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था और ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं आपको। तो ऑनलाइन क्लास आपने अटेंड किया है, ऑफलाइन अटेंड किया है, दोनों में मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ड होते हैं जिनके बाद हम सभी हमेशा वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल और वी कैन से जीरंड। ओके, द वर्ड्स आर यू नो लाइक, डिसलाइक, माइंड, कीप, वर्थ, याद है ना। इन सभी वर्ड्स के बाद हम सभी आईएनजी लगाते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है कौन सा, डी करेक्ट होगा। ओके, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन। बहुत अच्छे, सब लोग बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, शी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स, हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स अनलेस शी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स, यानी कि जब तक वह अपने माता पिता से अलग नहीं होगी तब या हुई, उसके आँख आंसुओं से भर गए, या जब वह अलग हुई तब भर गए, या एक साथ दो काम, एक तरफ अलग होना दूसरे तरफ आंसू गिरना, और सो दैट
तो आप बताइएगा। आपको बताया गया है ना व्हेन और व्हाइल में अंतर, जब एक काम के बाद दूसरा काम होगा तो व्हेन होगा, लेकिन जब एक साथ दो काम होगा तो हम सभी व्हाइल यूज करेंगे। अब तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, व्हेन मतलब जब वह, तो आप आपका कॉमा के साथ तब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तब मतलब जब माता पिता से अलग हुई तब उसके आंख आंसुओं से भर गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनलेस तो बिल्कुल नहीं होगा, सो दैट भी नहीं, व्हेन वाइल में आप जान गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। द प्लान इज वर्थ, थिंक इट ओवर केयरफुली, कंसीडर, कंसीडरिंग, टू कंसीडर, कंसीडर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा आंसर करेंगे आप जान रहे हैं वर्थ के बाद कौन सा यूज होता है, आईएनजी फॉर्म। अभी मैंने बताया माइंड हो गया, कीप हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, वर्थ हो गया। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ हम सभी हमेशा आईएनजी लगाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रीस्ट वॉज इनोसेंट, ही कुड नॉट प्रूव इट, बट फॉर एंड सो। बताइएगा। जो प्रीस्ट था यानी पुजारी जो था, तो वो क्या था, निर्दोष था। तो लेकिन वह अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया, तो क्या करेंगे आप, और लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे, या फिर से फॉर का मीन्स भी इसलिए होता है। जान रहे हैं ना। आपको याद है कि कंजक्शन जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि विरोधाभास जब हो दो क्लासेस में तो आपको अल्टरनेटिव कंजक्शन ना यूज करके एडवर्सेटिव यूज करना है। एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन कौन था बच्चों, बताइएगा, आंसर करिए कौन कौन सा। यट बिल्कुल सही, बट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, याद आया ना, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यहाँ पर इनोसेंट मतलब जो पादरी था, जो पुजारी था, वो निर्दोष था, लेकिन वह अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, इस बात को, इसलिए 14 का जो है ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेगा। शी इज फियरफुल ऑफ लिजार्ड्स मतलब कि छिपकलियों से वह डरती है, या अफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स, या फ्राइटेंडेड, या टेरिफाइड। देखिए बच्चों, इसको तो ध्यान रखिएगा कि जो है जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, तो बताइएगा। फियरफुल के साथ अफ्रेड बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हैं। अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, हिंट आपको दे ही दिया। देखिए, फियरफुल मतलब भी होता है भयभीत, डरा हुआ, अफ्रेड मतलब भी डरा हुआ, फ्राइटेंडन मतलब भी डरा हुआ, और टेरिफाइड मतलब भी डरा हुआ या डरावना। तो अफ्रेड ऑफ, ये ऑफ की वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फियरफुल ऑफ, फ्राइटेंडेंट ऑफ और टेरिफाइड ऑफ नहीं होता, अफ्रेड के साथ ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जब सारे ऑप्शंस आपको सेम लगते हैं। ओके, बट आप सभी का करेक्ट है, अफ्रेड ऑफ होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर। अब देखिए, दैन वेल्थ, या फिर बाई वेल्थ, या फ्रॉम वेल्थ, या टू वेल्थ। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाएंगे करेक्ट। सुपीरियर टू लगाना चाहेंगे ना आप, बट आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर कोई कंपैरेटिव डिग्री तो हो नहीं रहा है यूज़। कंपैरेटिव डिग्री होता तब ना आप सुपीरियर टू लगाते। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो याद रखना है बच्चों, यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, फिर भी आपको दैन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और बाई का प्रयोग भी नहीं, फ्रॉम का भी प्रयोग नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो याद रखिएगा, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चाहे उनका कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज हो चाहे ना हो, हर हाल में हम सभी को टू का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है फिर भी आप टू करेंगे, और अगर आप इसको इस तरह की समझे कि टू का प्रयोग ही करना है सुपीरियर के बाद, तब भी आप सभी करेक्ट हैं। ठीक है, ये तो बहुत रिपीटेड समझिए, रिपीटेड रूल हो गया है बार बार, बट आप सभी लोग करेक्ट हैं, आप सभी का करेक्ट है।
अगला देखेंगे, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू। फिर है एट योर सक्सेस, विथ योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। बताइएगा। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू एट योर सक्सेस, विथ योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑन योर सक्सेस होता है, ठीक है। सामान्यतया आप सभी फॉर को ही प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सफलता पाने के लिए नहीं, सफलता पाने पर होता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, ऑन करेक्ट करेंगे। इसको रट लीजिए, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, थ्रो अ स्टोन एट द फियर्स डॉग। फियर्स मतलब खूंखार, ठीक है, काटने वाला। तो यहाँ पे कह रहा है थ्रो अ स्टोन, एक पत्थर फेंको, एट अ फियर्स डॉग, ऑन अ, अपॉन या अबव। जैसा कि आप जानते हैं सबका मीन्स पर होता है ना, लेकिन यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जब किसी निश्चित दिशा की तरफ इंडिकेट किया जाता है तब आप किसका यूज़ करते हैं, बताइए। एट का, बिल्कुल सही, एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, जैसे पढ़ाते समय क्या कहा जाता है, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, मतलब बोर्ड की तरफ देखो। समझ पा रहे हैं ना। तो निश्चित दिशा की तरफ या निश्चित किसी डेस्टिनेशन की बात हो तो एट का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए, अपॉन का मोशन के लिए, अबव का जो है ऊपर के सेंस में, जैसे अबव द स्काई आपने पढ़ा है ना, लुक अबव द, है ना, ट्विंकल ट्विंकल, नहीं क्या है, अप अबव द स्काई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बताइएगा आप सभी, मेरे से थोड़ा सा भूल रहा है। तो थ्रो अ स्टोन एट द फियर्स डॉग, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो टू, विथ, फॉर या ऑन। फॉर बिल्कुल सही, यहाँ तो सब बच्चे करेक्ट हैं, सी करेक्ट है, प्रिपेयर फॉर होता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो है बच्चे तैयार नहीं हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। कह रहा है सैगेशियस, यहाँ पर बताइएगा, सैगेशियस द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट। सैगेशियस मतलब होता है ना गंभीर, या फिर है निर्णय लेने वाला, दूरदर्शी, बहुत सारे वर्ड हैं, विशेषकर एकदम शाब्दिक मीनिंग दूरदर्शी होता है। तो कह रहा है कि इट बीइंग सैगेशियस द जज गेव अ फेवरेबल वर्डिक्ट, या वर्डिक्ट मतलब निर्णय, फिर है या बीइंग सैगेशियस, तो आपको याद है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने 2 रूल पढ़ाया था, तो उसी हिसाब से आंसर कर दें। बाकी सी डी तो नहीं होगा, मैंने यही कंफर्म आपको कर दिया। अब या तो बी करिए या तो डी या तो ए करिए। ए बी में से बताइए बच्चों कौन सा करेक्ट करेंगे आप सभी। यस फ्रेंड्स, आप सभी लोग करेक्ट हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होंगे तो बीइंग अकेले आएगा, और दोनों सब्जेक्ट के, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो इट बीइंग होगा। तो इट बीइंग सैगेशियस नहीं, जज ही दूरदर्शी था और जज ने ही फेवरेबल निर्णय दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जा, या तो द जज वॉज सैगेशियस या ही वॉज सैगेशियस, जो भी रहा हो, तो वॉज आपका बीइंग में चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताइएगा आपने कितने नंबर हासिल किए, ठीक है। तो चलिएगा, आपने जो है बहुत बढ़िया से कोशिश की, बहुत अच्छा प्रयास किया। बच्चों बहुत अच्छा लगता है जब आप मन से क्लासेस को अटेंड करते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो उसी तरह से अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आप जैसे बहुत से बच्चों की हेल्प हो पाए, और हम टीचर्स का भी जो है, टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार रहें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।